Uh, our today's poem is La Belle Dame Sans Merci. We are talking about La Belle Dame Sans Merci, which is written by John Keats. तो जॉन कीट्स की जो ये पोएम है, हमने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखा था इस टाइटल का, द ब्यूटिफुल यंग लेडी विदाउट मर्सी। तो सबसे पहले अभी अभी जॉन कीट्स के बारे में हमने बात किया, क्या क्या चीजें देखा हमने, लेट्स जस्ट रीड इट वेरी क्विकली। तो जॉन कीट्स 1795 टू 1821 26 इयर्स के थे, 26 साल के थे जब इनकी मृत्यु हो गई, और ट्यूबरकुलोसिस टीबी की बीमारी से मरे थे। उनकी कुछ थियरीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उन्होंने दिया, जिसको नेगेटिव कैपेबिलिटी बोलते हैं, है ना, यहाँ पे आएगा, हमारी पोएम में आएगा, इसके लिए हमें करना बहुत जरूरी है। तो अभी अभी मैंने एक थ्योरी बताया था, ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, ठीक है। चीज में हमें ब्यूटी देखना चाहिए, जो कोई छोटी छोटी चीजें हैं उसमें भी वो सुंदरता ढूंढते थे। सो दैट इज वन। बट दूसरा जो उनका थ्योरी है वो है नेगेटिव कैपेबिलिटी का। नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या है? नेगेटिव कैपेबिलिटी है कि कीट्स को लगता है कि इंसान के अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं, इंसान जो है वो सोच सकता है। क्या सोच सकता है? मिस्ट्रीज के बारे में सोच सकता है, चमत्कारों के बारे में सोच सकता है, अलग अलग चीजों के बारे में सोच सकता है, और बिना किसी रीजन के, उसके लिए उसको कोई रीजन नहीं चाहिए। ओके, जैसे हमारे सपने होते हैं, हम सपने में कुछ भी देख सकते हैं। तो जैसे सपने होते हैं, बिल्कुल वैसी पोएम्स भी हो सकती है, हम पोएम में कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए ये जो टर्म है, इसको बोला जाता है नेगेटिव कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी है लेकिन नेगेटिव है, क्योंकि हम नेगेटिव चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, नेगेटिव चीजों के ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं। तो नाउ कीट्स की जो मदर है, हिज मदर डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस व्हेन ही वाज 14। जब वो 14 साल के थे तभी उनकी मदर की टीबी से मृत्यु हुई। सबसे पहली मृत्यु थी जो टीबी से उनके परिवार में हुई थी। एंड देन हिज ब्रदर, और फिर उसके बाद उनके भाई ने कैच किया, उसके बाद उनके भाई की मृत्यु हुई। Keats too began to show signs of the disease with a harsh cough and a ulcerated throat. और बहुत जल्दी कीट्स को भी पता चल गया कि उनको भी टीबी हो गया है। In 1818, he fell in love with Fanny Brown. बस में रहती थी फैनी ब्राउन, एक लड़की, उस लड़की से उनको प्यार हो गया। कीट्स फेल इन लव विद फैनी ब्राउन। लेकिन जब वो वर्ल्ड टूर पे गए, वो आयरलैंड गए थे, फ्रांस गए थे, घूमने के लिए गए थे, तो जब वो वर्ल्ड टूर पे गए थे तब उनको पता चला कि उनको टीबी हो गया है। और उसके बाद वो जो लेडी है उसने मना कर दिया दैट शी इज नॉट गोइंग टू स्टे विद हिम। और उसके बाद कीट्स जो है वो अकेले रहे। 3 साल उन्होंने, ट्यूबरकुलोसिस बहुत ही पेनफुल होता है, बहुत गंदी बीमारी है। तो 3 साल वो जो बीमारी है उसको उन्होंने सरवाइव किया, बर्दाश्त किया। बहुत सारी पोएम्स बहुत सारी पोएम्स लिखी इस बीच में। कीट्स की जितनी भी पॉपुलर पोएम्स हैं, जितनी भी अच्छी पोएम्स हैं, ज्यादातर इन 3 सालों में लिखी गई हैं। उसके बाद ला बेले डेम सा मर्सी लास्ट जो है वाज रिटन इन द हीट ऑफ हिज पैशन फॉर फैनी। ये जो पोएम है इसमें दिखाई देता है कि एक एक लवर है और एक बिलवेड है। तो यहाँ पे जो फैनी ब्राउन है उसके लिए कीट्स का जो प्यार था वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ पे इस पोएम में दिखता है कि कीट्स उससे कितना प्यार करते थे, लेकिन वो जो लेडी है वो उसको छोड़ के चली गई। द फीवर ऑफ डेथ हैंगिंग ओवर हिम, उनको पता है वो मरने वाले हैं, उनको पता है वो टीबी से कोई बच नहीं सकता है। ओके, अभी टीबी का इलाज पॉसिबल है, लेकिन उस टाइम पे जो अर्ली 19th सेंचुरी है, उस टाइम पे टीबी का इलाज नहीं था। तो उनको पता था एक बार अगर बीमारी लग गई तो लग गई, वो उनको मारना ही है फिर। सो ही वॉज ऑन फायर पोएटिकली, और उनकी पोएट्री जो थी वो चरम पे थी, बिल्कुल एकदम टॉप पे थे, वो टॉप लेवल पे थे पोएट्री में। इन लव, और लव उनका जो है वो अनरिक्विटेड था, यानी कि वन साइडेड था। तो फैनी ब्राउन जो उसने मना कर दिया था। ही वॉज ग्रोइंग इल, और वो बीमार होते जा रहे थे, कमजोर होते जा रहे थे, एंड सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, और इन सब चीजों की वजह से उनमें डिप्रेशन की भावना आ गई थी। तो ये जो सारी चीजें हैं ये यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी इस पोएम में। So La Belle Dame Sans Merci is an expression of all these things. Now, ये जो poem है, the poem,
ला बेले डेम्स अ मर्सी इज अ बैलेड। अभी अभी मैंने आपको बताया था व्हाट इज अ बैलेड। बैलेड इज अ नेरेटिव पोएम। सो बैलेड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोएटिक फॉर्म्स इन इंग्लिश। बैलेड जो है इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाने वाली पोएम्स में सबसे पुराना फॉर्म है। एक तो सोनेट है, सोनेट के भी पहले बैलेड लिखे जाते थे। बैलेड्स बहुत पॉपुलर होते थे पुराने इंग्लैंड में। Ballad generally uses a bouncy rhythm and rhyme scheme to tell a story. तो बैलेड जो है क्योंकि म्यूजिकल होते हैं, बहुत ज्यादा म्यूजिक होता है उनमें, तो उसमें एक बाउंसी रिदम भी होती है और उसका एक प्रॉपर राइम स्कीम होता है। सारे स्टैंजास लाइंस जो है वो आपस में राइम करते हैं। The poem is a narrative of an encounter that entails both pleasure and pain. Now, love poem है। love जो feeling होती है, love brings, ऐसा बोला जाता है that love brings pleasure also and pain also। खुशी और दुख दोनों साथ में आता है प्यार में। खुशी क्यों होती है? that you have found the person for your life। आपको अपना साथ, जीवन का साथी मिलता है। that is the happiness that you find your match। but pain क्यों होता है? that you can't always be together, you have to be away, you have to be separated। okay, then there is a pain of the society। so ये जो सारी चीजें होती हैं इसीलिए बोला जाता है that love brings pain also and love brings a pleasure also। pain of separation, दूर रहने का, दूर जाने का जो पेन होता है वो, and also the pain that you can't always be there with your beloved। और एक डर भी होता है। तो ये जो सारी चीजें होती है ये लव का एक पार्ट होती है। जहाँ पे लव आता है वहां पे प्लेजर और पेन साथ में आता ही है। सो जॉन कीट्स finished La Belle Dame sans Merci in 1819। 1819 में जब उनको ऑलरेडी पता चल चुका था कि उनको ट्यूबरकुलोसिस है, तब उन्होंने ये पोएम फिनिश किया था, तब उन्होंने ये पोएम लिखा था। नाउ ये जो पोएम है ये उस टाइम पे फ्रांस में ट्रैवल कर रहे थे, तब उन्होंने इस तरह का एक सॉन्ग सुना था फ्रांस में कि एक नाइट था, वो किसी से प्यार करता था और वो जो लेडी है वो उसको छोड़ के चली गई। तो वो जो नाइट है वो पूरी जिंदगी उस लेडी का इंतजार करता है और वो उसी जगह पे रहता है जहाँ पे वो उस लेडी से मिला था। तो नाइट की जो स्टोरी कीट्स ने सुनी फ्रांस में, उसी स्टोरी को उन्होंने यहाँ पे अपनी पोएम में बनाया। That is why the poem has a French title because it is inspired from a French song। एक फ्रेंच सॉन्ग से इंस्पिरेशन मिला था, इसीलिए इस पोएम का जो टाइटल है वो भी फ्रेंच है। So Keats's life and conflicts, his love for his neighbor Fanny Brown and his awareness of impending death find expression in the poem। पोएम में कुछ थीम्स हैं, हर पोएम की थीम होती है, ठीक है। यहाँ पे इस पोएम में बहुत सारी थीम्स हैं। पहली थीम क्या है? पहली थीम है लाइफ एंड डेथ। ओके, जिंदगी और मौत जो कीट्स बेयर कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था वो बहुत ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहेंगे, बहुत जल्दी मर जाएंगे। तो कीट्स ने ये जो सारी चीजें हैं ये बेयर किया। सो पहला लाइफ एंड डेथ, दूसरा जो था उनका प्यार फैनी के लिए, और उनको ये भी पता था दैट शी इज आल्सो रीजनेबल, शी इज राइट, उनको ट्यूबरकुलोसिस है, वो बहुत जल्दी मरने वाले हैं, तो कोई क्यों उनसे उनके साथ रहेगा, कोई क्यों उनसे प्यार करेगा। ओके, एंड हिज अवेयरनेस ऑफ द इम्पेंडिंग डेथ फाइंड्स एक्सप्रेशन इन द पोएम। और वो डेथ जिसका वो हर घड़ी इंतजार कर रहे हैं, धीरे धीरे जो डेथ उनके पास आ रही है, ओके, वो स्लो मूवमेंट ऑफ डेथ टुवर्ड्स हिम, ये भी उस पोएम में दिखता है, धीरे धीरे कैसे डेथ उनके नजदीक आती जा रही है। Now, a dying medieval knight is the poem's principal character। Now, जो किंग आर्थर था, किंग आर्थर और उसके जो नाइट्स थे, वो मिडिल एज में थे, मिडाइवल एज बोला जाता है उसको, ठीक है, पुराना, बहुत ही पुराना। तो उस एज का एक नाइट है जो हमारा कैरेक्टर है, जो हमारी पोएम का मेन कैरेक्टर है, बहुत पुराना। ओके, और वो जो नाइट है वो एक पहाड़ के ऊपर रहता है और उस पहाड़ पे घूमने के लिए जाता है हमारा स्पीकर, जो पोएम का स्पीकर है हमारा, वो उस पहाड़ पे घूमने के लिए जाता है और वहां पे उसको वो नाइट दिखता है। तो फिर वो नाइट से बातें करता है। मैंने बताया था आपको बैलेड फॉर्म है, बैलेड में डायलॉग्स होते हैं। तो ये जो पोएम है इसमें डायलॉग्स हैं जो हमारा स्पीकर है उसके और नाइट दोनों के बीच के डायलॉग्स यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया है अच्छे से?
Is there any problem still here? बच्चों, I guess सब लोग यहीं पर मैम, हैं कि चले गए? मैम Yes रिपीट्स बेटा। वंस अगेन नाइट्स एंड कैरेक्टर हो नहीं क्या? हाँ ओके ठीक है, रिपीट करती हूँ। हाँ तुम लोग को व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करती हूँ, फिर रुको एक सेकेंड, तो तुम लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ऑल राइट, स्क्रीन दिखाई दे रहा है सब लोगों को? कैन यू सी माय व्हाइट बोर्ड? Okay, so we are talking about La Belle Dame Sans Merci. Okay, by Keats. Now, ये जो पोएम है इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान में रखने की हैं। पहला, सबसे पहला, ये एक नैरेटिव पोएम है। ठीक है, नैरेटिव मतलब क्या होता है? इसके अंदर होगी एक स्टोरी, इसमें होंगे कैरेक्टर्स, जो सारी चीजें स्टोरी में होती है ना वही सारी, सेटिंग है ना, प्लॉट होगा एक, स्टोरी मतलब प्लॉट ही हो गया हमारा, तो कैरेक्टर्स होंगे, सेटिंग होगा, फिर इसके अंदर एक्शन होता है, एक्शन थॉट होता है, एंड उसके साथ में क्या होता है उसका फिर बाद में कंक्लूजन। ठीक है, और साथ में एक और चीज होती है डायलॉग्स। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी नरेटिव पोएम में होती हैं। तो ये जो पोएम है ये भी नरेटिव पोएम है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि इसमें कैरेक्टर्स कौन से हैं। पहले स्टोरी की बात करते हैं। ठीक है, स्टोरी यानी कि प्लॉट क्या है। ओके, प्लॉट कौन सा है अभी इसमें? प्लॉट की अगर हम बात करें तो जो प्लॉट है वो है medieval knight falls in love with a lady। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? एक medieval knight है जो एक लेडी से बहुत प्यार करने लगता है। ठीक है, बट द लेडी लीव्स हिम, वो उसको छोड़ के चली जाती है। वो शायद पता नहीं वो उससे प्यार करती थी या नहीं करती थी, बट वो लेडी उसको छोड़ के चली जाती है। ओके, लेकिन वो जो नाइट है वो उससे इतना प्यार करता है कि वो उसी जगह पे रहता है, हमेशा के लिए वो उसी जगह पे रहता है जहां से वो लेडी उसको छोड़ के गई है। जहां पे वो आखिरी बार लेडी के साथ था वो वहीं पे उस जगह पे रहने लगता है। ठीक है, दैट इज द प्लॉट। ये प्लॉट जो है ये थोड़ा सा ऑटोबायोग्राफिकल है। मैंने अभी बताया था आपको, कीट्स का जो लव था फैनी ब्राउन के लिए, एंड फैनी ब्राउन लेफ्ट हिम, तो जो अनरिक्विटेड लव है उसका वो यहाँ पे नाइट के थ्रू पता चलता है। तीसरा, कैरेक्टर। दो कैरेक्टर्स हैं। पहला तो है हमारा स्पीकर, ओके, जो टूरिस्ट है, जो घूमने के लिए पहाड़ पे, एंड दूसरा कौन है हमारा? नाइट, जो उस पहाड़ पे रहता है, जो उस माउंटेन के ऊपर रहता है। ये हमारे दो कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में डायलॉग्स हैं, वही हमारा बैलेड है। नंबर 4, हमारी सेटिंग क्या है? सेटिंग है हमारा एक पहाड़, सो अ माउंटेन, है ना। अब इस पहाड़ के ऊपर सीजन्स आई हैं, अलग अलग सीजन आई हैं। जब वो नाइट उस लेडी से मिला था तो उस टाइम पे क्या था? स्प्रिंग था, स्प्रिंग। ओके, उसके बाद आया ऑटम, और अभी आने वाला है विंटर। ओके, तो जो सेटिंग है वो माउंटेन का है, लेकिन माउंटेन को पूरे साल में जो अलग अलग सीजन्स होती हैं उसके अंदर दर्शाया है, बताया गया है कि स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, अच्छे से फ्लावर्स होते हैं, बर्ड्स की आवाज आती है, पानी होता है, ब्यूटीफुल सीन होता है। ऑटम में क्या होता है? पत्ते जो होते हैं वो डार्क हो जाते हैं, है ना, सूखने लगते हैं, गर्मी बहुत तेज होती है, फिर धीरे धीरे बारिश आने लगती है तो पत्ते गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं सारे।
फिर उसके बाद विंटर में क्या होता है, स्नोफॉल होता है, सारी एक्टिविटी खत्म हो जाती है, कोई फ्लावर्स नहीं होते हैं, कोई बर्ड्स नहीं होते हैं, बर्ड्स की आवाज नहीं आती, किसी की भी आवाज नहीं आती है, एवरीथिंग इज स्नो कवर्ड। और आप लोगों को अगर ध्यान है तो मैंने बिल्कुल फर्स्ट ईयर से मैं आप लोगों को हमेशा से बताती हूँ कि ये जो सीजन है साइकिल का, सॉरी सीजन्स का जो साइकिल है उसको हमें लाइफ साइकिल से जोड़ते हैं। लाइफ साइकिल यानी कि हमारा बर्थ, यूथ, ओल्ड एज एंड डेथ, है ना। मैंने आप लोग को हमेशा बताया जैसे स्प्रिंग में नए फ्लावर्स आते हैं, नई लीव्स आती हैं, तो मतलब हमारा बर्थ होता है। ऑटम में हम बड़े होते हैं, फ्रूट्स आते हैं, तो वो यूथ और मिडिल एज है हमारा। और फिर उसके बाद पत्ते झड़ जाते हैं तो वो हमारा ओल्ड एज है। और विंटर जब सब कुछ व्हाइट चादर से कवर होता है, तो व्हाइट चादर हमें जब ओढ़ाई जाती है तब हम मर चुके होते हैं, तो कफन श्राउड जो हमें पहनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो सीजन का साइकिल है इसको लाइफ के साइकिल के साथ में हम अटैच करते हैं हमेशा से, ठीक है। तो ये है हमारा सेटिंग। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, यहाँ तक समझ में आया अच्छे से? बच्चों बोलो प्लीज, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है सबको? हाँ मैम। ओके। उसके बाद में नंबर 5 जो आता है वो आते हैं हमारे थॉट्स। अब थॉट क्या है? थॉट है नाइट के। थॉट क्या है? लाइफ एंड डेथ, है ना, पहला थॉट। दूसरा थॉट है लव एंड सेपरेशन, है ना। ये दूसरा थॉट है। और ये थॉट्स जो हैं ये सिर्फ नाइट के थॉट्स नहीं है, ये कीट्स के भी थॉट हैं, क्योंकि कीट्स मरने वाले हैं, उनको पता है उनके पास ज्यादा लंबी लाइफ नहीं है। और दूसरा उनको ये भी पता है कि जो उनकी बिलवेड है फैनी ब्राउन, वो उनको छोड़ के चली गई है। तो बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन कीट्स का भी है यहाँ पे। तो ये जो नाइट है वो कीट्स के मुंह की बात बता रहा है हमें कि उनके मन में क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द थॉट। ओके। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये है दैट इट इज एन ओल्ड फ्रेंच सॉन्ग। ये जो सॉन्ग जो कीट्स ने सुना था फ्रांस में, ये बहुत ही पुराना ओल्ड सॉन्ग था। एंड कीट्स रीमॉडल। ऑल राइट। तो एक काम करते हैं, आज के लिए यहीं पे इसको फिनिश करते हैं, हमारा टाइम भी ओवर होने वाला है। इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। आपको जो भी चीजें नहीं समझ में आई हैं हम उसको दोबारा से लेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सो लेट्स वेट टिल हियर। अपना अपना ध्यान रखिए, घर से बाहर नहीं निकलना। ओके एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू बच्चा, बाय बाय।